हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आज फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज की वीडियो जो है वो पिछली वीडियो का शेष भाग है, यानी कि गंडमूल दोष भाग 2। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि गंडमूल दोष बनता कैसे है कुंडली में, और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गंडमूल दोष क्या वास्तव में प्रासंगिक है, क्या इसकी कोई सार्थकता है। अगर कोई सार्थकता है तभी इस दोष को मानना चाहिए, अगर सार्थकता नहीं सिद्ध हुई तो नहीं मानना चाहिए। उस प्रासंगिकता या सार्थकता को बताने के लिए ही ये वीडियो लानी जरूरी हो गई थी, ताकि आपके मन में जो भ्रम की स्थिति है वो भ्रम की स्थिति खत्म हो। तो समझते हैं आज की वीडियो को। गंडमूल दोष को गहराई से समझने के लिए हमें पहले कुंडली में चंद्रमा को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ज्योतिष में चंद्रमा है क्या। तो ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है, मन अथवा चेतना का कारक चंद्रमा है, और मन अथवा चेतना ही हमारे शरीर और आत्मा को आपस में जोड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर चंद्रमा नहीं है तो शरीर और आत्मा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ज्योतिष के अनुसार। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो मृत अवस्था है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा की हीनता को बताता है। यानी कि चंद्रमा अगर कमजोर है, चंद्रमा बेहद कमजोर हो गया है, बेहद निर्बल हो गया है, तो आपका शरीर रोगों से भर सकता है। ये चंद्रमा की महत्ता है। इसलिए ज्योतिष में हमारे सभी ज्योतिषविदों ने चंद्रमा पर बड़ा जोर दिया है। अब गंडमूल दोष पर वापस आते हैं। गंडमूल दोष चूंकि चंद्रमा से संबंधित है, मैंने आपको बताया था कि अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती 6 नक्षत्रों में यदि आपका जन्म चंद्रमा पड़ता है तो आपकी कुंडली गंडमूल दोष से पीड़ित मानी जाती है। अब मैंने थोड़ा आपको ये समझाने के लिए एक चित्र बनाया है। सबसे पहले हम ये समझें कि नक्षत्र और उनके स्वामी ग्रह कौन से हैं। टोटल नक्षत्र 27 होते हैं, लेकिन जगह की कमी के कारण यहाँ कुछ नक्षत्र ही लिखे हैं, जितनी जरूरत थी उतनी लिखे हैं। तो देखिए, पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह है केतु। दूसरा है भरणी, इसका शुक्र, कृतिका सूर्य, रोहिणी चंद्र, मृगशिरा मंगल, आद्रा राहु, पुनर्वसु गुरु, पुष्य शनि, आश्लेषा बुध, और फिर मघा से फिर केतु। यानी कि 1 से लेकर 9 तक नक्षत्रों का क्रम एक चला आ रहा है, लेकिन फिर से जैसे ही बुध खत्म हुआ फिर से केतु शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये 9 जो आपके नक्षत्र हैं ये एक सेट बनाते हैं। फिर दूसरे 9 नक्षत्र एक दूसरा सेट बनाते हैं, फिर अगले 9 नक्षत्र एक अगला सेट बनाते हैं। तो जब ये सेट बनाते हैं, इन सेट के बीच में जो गैप होता है, अगर चंद्रमा यहाँ पर स्थित हो जाता है तो आपकी कुंडली गंडमूल दोष से पीड़ित मानी जाती है। इसको समझने के लिए हम इस चित्र को समझते हैं। देखिए, 12 राशियां होती हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 12 राशियों में अश्विन नक्षत्र जो है वो केतु का है, और आश्लेष नक्षत्र जो है वो बुध का है, और मघा नक्षत्र फिर से केतु का हो जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये बारंबारता जो है वो बुध के बाद फिर से केतु की चलती है। फिर यहाँ पे ये बुध का है, फिर यहाँ पे ये केतु का है, और फिर यहाँ पे ये बुध का है। यानी कि केतु और बुध के बीच में गैप, ये गैप आपको मैंने बताया है। ये गैप को हम संधि कहेंगे। संधि, जोड़ या सीमांत, ये गैप जो है इसको, अगर किसी का चंद्रमा जन्म के समय इस गैप के आसपास है, और चूंकि इस गैप में कौन से नक्षत्र काम कर रहे हैं, अश्विनी, रेवती, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, ये नक्षत्र काम कर रहे हैं, और किसी का चंद्रमा जन्म के समय इन गैप के आसपास है, तो संधि होने के कारण, 2 राशियों के मिलन स्थान होने के कारण, 2 बड़ी राशियों के मिलन स्थान होने के कारण, 2 बड़े नक्षत्रों के मिलन स्थान होने के कारण, ये कहीं ना कहीं
चंद्रमा पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ये गैप चंद्रमा पर विपरीत प्रभाव डालता है। ये संधि जो है वो चंद्रमा पर विपरीत प्रभाव डालती है। आप जानती हैं जब दो मौसम बदलते हैं, बरसात से हम सर्दियों में जाते हैं तो बीच में एक ऐसा मौसम आता है कुंवार का मौसम, जो बहुत गर्मी वाला और बहुत बीमारियों वाला रहता है, क्योंकि ये मिलाता है दो मौसमों को। ऐसे ही यहाँ पर ये जो संधियाँ हैं वो कहीं ना कहीं विपरीत नेचरों को आपस में क्या कर रही हैं, मिला रही हैं। और विपरीत नेचरों को मिलाने के कारण कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा यहाँ रहता है, चंद्रमा मन का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो हमेशा थोड़ा सा व्यग्र रहेगा, पीड़ित रहेगा, बीमारियों से ग्रसित रहेगा। जितना चंद्रमा इन संधि से दूर रहेगा, जैसे अश्विन नक्षत्र 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। मान लीजिए चंद्रमा 1 डिग्री का है, तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि ये चंद्रमा संधि के बहुत करीब है, तो ये चंद्रमा बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और यही चंद्रमा यदि 11 डिग्री का हो, तो 11 डिग्री का होने के कारण ये चंद्रमा उतना नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि ये संधि से थोड़ा सा दूर हो जाता है। ऐसे ही अश्लेषा और मघा के बीच, और ऐसे ही मूल और ज्येष्ठा के बीच। तो कुंडलियों में देखा भी जाता है कि जब भी गंडमूल दोष में चंद्रमा बहुत पास होता है संधियों के, तो ऐसे बच्चे छोटे में काफ़ी बीमार रहते हैं। और यदि इसके साथ लगन के नक्षत्र भी अगर संधियों के पास में हों, तो ऐसे बच्चे कई बार हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं बचपन में, और बचपन में उनकी तबीयत बहुत ख़राब भी रहती है। तो गंडमूल दोष इस तरह से अगर देखें तो प्रासंगिक है, कुंडलियों में ये प्रासंगिक दिखता है। अब गंडमूल दोष को हम हटाएंगे कैसे, क्या करेंगे इसके लिए, ये सब उपाय आपको बताए जाते हैं, दिए गए हैं। इसकी पूजा वगैरह तमाम कराए जाते हैं, तो आप पूजा वगैरह करा सकते हैं। और मेरी राय में अगर आप बच्चा बीमार है तो डॉक्टर के पास ले जाएं, वही सही इलाज है। तो कहीं ना कहीं गंडमूल दोष प्रासंगिक है और इसको हमें मानना चाहिए। अगर बच्चों में ये दोष पाया जाता है बच्चों की कुंडली में, तो उस बच्चे की विशेष केयर हमको करनी चाहिए। तो धन्यवाद। आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।